हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर की बात करें तो थोड़ा थ्योरेटिकल है चैप्टर स्टार्टिंग में, और ये चैप्टर जो है छोटा है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। जो चीज़ें हमें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख दूंगा। आपको उतना ही याद रखना है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं बोलूँ वो नहीं भूलने हैं आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इस चैप्टर से अगर वेटेज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर की वेटेज, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने कन्फर्म्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन जो 3-4 कंसेप्ट हैं उनसे क्वेश्चन आने कन्फर्म्ड है। तो वो फ्री के मार्क्स हैं जो कि हमें छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी किसी भी चैप्टर से, क्योंकि ये मार्क्स जो है आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की बात करो, विच इज चैप्टर नंबर 4, सबसे पहला तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन पे आते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो सोच के क्या लगता है, सोच के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही होगी। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स की बात हो रही है, या फिर गैमेट प्रोडक्शन की बात हो रही है। मतलब ये एक हेल्थ, ठीक है, कि किस हेल्थ की बात हो रही है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड बात हो रही है, और सेक्स ऑर्गन क्या गैमेट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उससे रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है। तो जैसा कि हमें पढ़ के ही पता चल रहा है टॉपिक को, ऐसा ही कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो वो डेफिनेशन हमें क्या लिखनी है उस पर भी ध्यान दो। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस चैप्टर में एक बात और ध्यान देनी है आपको कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर में से। शॉर्ट फॉर्म्स बहुत आती हैं। ठीक है। और जहां जहां पे शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी वहां वहां पर मैं आपको बताता रहूंगा कि ये शॉर्ट फॉर्म है, उसको अलग से लिख लेना या फिर अलग से याद कर लेना। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, मीन्स अ टोटल वेलबींग। ठीक है। अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट्स, फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है जो कि हमने शुरू में सोचा था कि सिर्फ सेक्स ऑर्गन की बात होगी, और क्या वो सेक्स ऑर्गन ठीक से गैमेट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या हेल्दी गैमेट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर सेक्स ऑर्गन बिल्कुल हेल्दी है, गैमेट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी हेल्दी है, तो क्या इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल ठीक है उस इंडिविजुअल की? आंसर इज नो। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन कहती है सिर्फ फिजिकल नहीं, फिजिकल के साथ साथ में बिहेवियरल एंड सोशली भी वो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल वेल बींग रहना चाहिए। कैसे? फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल। आपको डेफिनेशन में ये तीनों पॉइंट्स मेंशन करने, याद रखना है। ठीक है। मतलब सिर्फ और सेक्स ऑर्गन हेल्दी है, जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गैमेट हेल्दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिवली वो इंडिविजुअल हेल्दी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी तभी मानी जाएगी जब उसके सेक्स ऑर्गन्स, गैमेट्स, और उसके साथ साथ उसका, उस इंडिविजुअल का सेक्सुअल बिहेवियर भी सही है। कोई इंडिविजुअल जिसके ऑर्गन्स बिल्कुल हेल्दी हैं, गैमेट्स हेल्दी हैं, लेकिन उसका सेक्सुअल बिहेवियर वो ठीक नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी बुरी मानी जाएगी। तो ये थी डेफिनेशन जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है। डब्ल्यूएचओ और पूछेगा भी तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं। बहुत ही इजी चीज है, बस एक बार आपके नोट्स में ये डलवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो आपको जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उतने ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्या आते हैं? ओवर पॉपुलेशन। ठीक है। तो ड्यू टू रिप्रोडक्शन ओवर पॉपुलेशन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। सेकंड इज लैक ऑफ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा इशू है, लैक ऑफ अवेयरनेस की लोगों में। ठीक है। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। कि ऑपोजिट जेंडर की बॉडी में क्या हो रहा है आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। और खुद की बॉडी में क्या हो रहा है आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा, मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बहुत सारे मिसकंसेप्शन या मिथ हैं जो फैली हुई हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे। ठीक है। तो ये मिथ जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मिसकंसेप्शन है, ये सच्चाई नहीं है। ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट जो कि प्रॉब्लम है, मिसकंसेप्शन। चौथी प्रॉब्लम है एडोलसेंस एंड सेक्स एंड रिलेटेड चेंजेस। ठीक है। एडोलसेंस एंड सेक्स रिलेटेड चेंजेस का मतलब है चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों की ही बॉडी के अंदर एडोलसेंस पे, ठीक है, एडोलसेंस की एज पे कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, उनके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है। अगर उस इंडिविजुअल को, ठीक है, अगर उस इंडिविजुअल को या टीनेजर बोले, उस टीनेजर को अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, या ऑपोजिट जेंडर की बॉडी में होने वाले, अपने फ्रेंड या फिर अपने किसी रिलेटिव की बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से मिसगाइड हो सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस जरूर पता होने चाहिए। तो एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस के बारे में ना पता होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक प्रॉब्लम है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, एसटीडीज जिनको हम बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, हेल्थ प्रॉब्लम, सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक अराइज होता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर मिसकंसेप्शंस। ठीक है। अगर अवेयरनेस कम है तो उसी से, वहीं से एक अलग ब्रांच निकलती है विच इज सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो
उसके अलावा इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड्स आप बहुत सुन रहे हो, ठीक है, ये आपने बहुत सुना है, इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे होंगे कि फीमेल फीटिसाइड जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेल टू फीमेल रेशियो जो है पॉपुलेशन के अंदर वो चेंज कर रही है, जो कि चेंज नहीं करनी चाहिए। पर 1000 मेन जो है नंबर ऑफ फीमेल जो है डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। वो क्यों कर रही है, क्योंकि एम्ब्रियो स्टेज पे ही फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अगर फीमेल है तो उसका फीटिसाइड उनका उसका किलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड जो कि ठीक नहीं है, ये भी क्या है, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम है या फिर इश्यूज है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेवल पे हमको डिस्कस करने चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर इन सारे इश्यूज के बारे में हम देखेंगे। तो अगर हमको क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज के बारे में लिखो, तो आपको ये सारे इश्यूज बताने, ठीक है, ये इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं या अपनाई गई हैं। तो ओवर पॉपुलेशन जो सबसे पहला इशू था, इसको कैसे कम कर सकते हैं, बाय सम एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। कुछ एक्शन प्लान्स बना सकते हैं या प्रोग्राम चला सकते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लेवल पे ही हम अपने ही लेवल पे कुछ प्रोग्राम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम की बात करूं तो फैमिली प्लानिंग एक प्रोग्राम है जो कि 1951 में चला। उसके बाद हमने देखा इंडिया के अंदर हम दो हमारे दो, ठीक है। तो ऐसा प्लान जो कि ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए था। अब ओवर पॉपुलेशन को कम करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कंपटीशन ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है। फूड के लिए, शेल्टर के लिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपटीशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, कंपटीशन क्रिएट होगा, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन किसी भी नेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्लान्स और प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे स्टार्ट किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग जो कि स्टार्ट हुआ 1951 में। ऐसे ही आरसीएच की फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आरसीएच की फुल फॉर्म आगे एक और शॉर्ट फॉर्म जो कि याद रखनी है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, याद रखना है। आरसीएच पूछा जाएगा तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम पूरा लिखना है, प्रोग्राम भी लिखना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस, मिसकंसेप्शन या एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस। इन सबको देखने के, इन सबके को ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो है सेक्स एजुकेशन, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर, ठीक है, साइंस टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर अपने स्टार्टिंग से ही छोटी क्लासेस से ही टेक्स्ट बुक्स के अंदर एक अलग से टॉपिक जरूर इंट्रोड्यूस करना है विच इज सेक्स एजुकेशन, ताकि किसी भी टीनेजर या ग्रोइंग बच्चे के मन में कोई भी क्यूरियोसिटी ना रह जाए या मिसकंसेप्शन ना रह जाए रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन जरूर होना चाहिए, और बाकी तरीके के अवेयरनेस जो कि गवर्नमेंट लेवल पे भी होने चाहिए और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ लेवल पे भी होने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही है, बहुत सारा एनजीओ भी अपना काम कर रहे हैं, ताकि ये अवेयरनेस जो है फैलाई जा सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, उन लोगों तक फैलाई जा सके जो कि इलिटरेट हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों तक पहुंचाई जा सके जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस नॉलेज की, ठीक है। उसके बाद और किस तरीके की नॉलेज पहुंचाई जा सकती है, वो पहुंचाई जा सकती है बर्थ कंट्रोल के बारे में, किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है, और केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मदर और चाइल्ड की केयर के बारे में बता सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल पिछले चैप्टर से कनेक्ट करके हम ढूंढ सकते हैं कि जो इनिशियल कुछ मिल्क होता है पार्चुरेशन के बाद, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो मदर जो प्रोड्यूस करती है इनिशियल कुछ मिल्क, उसका नाम था कोलोस्ट्रम, आपको याद होगा बिल्कुल। वो कोलोस्ट्रम जो है कुछ इनिशियल मिल्क को कहते हैं। उस मिल्क का कलर अलग होता है थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क से, वो थिक होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है। और तो क्या किया जाता है कुछ एरियाज के अंदर, ठीक है, कुछ विलेज एरियाज के अंदर उस मिल्क को फीड नहीं किया जाता, बेबी को फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि वो मिल्क बेबी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने वो पढ़ा है कि उस मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बेबी की बॉडी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एंटीबॉडी बेबी की इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कोलोस्ट्रम जो कि इनिशियल मिल्क है, जो मदर बेबी को फीड कराना बहुत जरूरी है, जो मदर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि कैसे दूर की जा सकती है, बाय अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फैला के। तो अवेयरनेस फैला सकते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीडिया के थ्रू, ठीक है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, ऑडियो वीडियो मीडिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है, किसके रिलेटेड, बर्थ कंट्रोल्स के रिलेटेड, ठीक है, ताकि ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। और दूसरा, अगर मदर और उसके चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी मिसकंसेप्शन है या अवेयरनेस, ठीक है, कि आपको हाइजीन रखना चाहिए, किस लेवल तक हाइजीन रखना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और कुछ चीजें जो कि बहुत सालों से गलत होती आ रही है वो चीजें क्यों नहीं करनी चाहिए, वो सब बताना, ठीक है, वो भी क्या है, अवेयरनेस फैलाने में आएगा। नेक्स्ट, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस किस टॉपिक से रिलेटेड है हमारा, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इंक्रीज इन फीमेल फीटिसाइड। और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है भाई, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। कैसा टेस्ट है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। आपको पता होगा सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का मतलब होता है मदर के वॉर्म के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही फीटस प्रेजेंट है, और आप उस फीटस का अगर सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हो, मतलब पता लगा रहे हो कि क्या वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है, ठीक है, या शुरुआत में बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, क्या करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए। और इस एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एमनियोसेंटेसिस करता क्या है या होता क्या है, तो जरा सुनो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है।
अगर एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो पिछले चैप्टर से लिंक कर रहा हूँ, तो जो फीटस है, ठीक है, जो फीटस है वो एक्चुअल में वॉर्म में प्रेजेंट कैसे है। आपको पता है कि वो वॉर्म के अंदर एक कैविटी में प्रेजेंट है, जिस कैविटी का नाम है, वॉर्म के अंदर एक कैविटी में प्रेजेंट है जिसका नाम है एमनियोटिक कैविटी। क्या नाम है कैविटी का? एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी में फ्लूइड भरा है। इस कैविटी में क्या है? फ्लूइड भरा है। फिर अंदर प्रेजेंट है क्या? एम्ब्रियो। सो लेट्स से दिस इज द एम्ब्रियो और ये पूरी कैविटी है। कैविटी के अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड का नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है इस फ्लूइड का? एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये टेस्ट किया कैसे जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है निकाला जाता है बाहर। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाएगा बाहर। इस फ्लूइड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस फ्लूइड में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सेल्स बिल्कुल सेम होते हैं किसके सेल की तरह? फीटस के सेल की तरह। तो एमनियोटिक फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाला गया, ज्यादा नहीं निकालते, बहुत थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। उनमें जो सेल्स प्रेजेंट है उस सेल के अंदर क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है, ठीक है। उन क्रोमोसोम की स्टडी करने पे मेरे को सेक्स क्रोमोसोम दिखेंगे। सेक्स क्रोमोसोम अगर एक्स और एक्स है तो मैं बोलूंगा कि ये फीमेल है, और एक्स और वाई है तो हम बोलेंगे कि क्या है? ये मेल है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम क्या पड़ा है? एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला। एमनियोटिक फ्लूइड निकालने की वजह से क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ जो सेल्स आते हैं वो सेल्स का क्रोमोसोम जो मेकअप होता है, क्रोमोसोम मेकअप, वो किसकी तरह होता है? बिल्कुल एम्ब्रियो की तरह। तो एम्ब्रियो, इस क्रोमोसोम मेकअप की जब आप स्टडी करोगे तो जो सेक्स क्रोमोसोम दिखेंगे आपको, अगर वो एक्स एक्स टाइप के दिखे तो आपको पता चल जाएगा ये फीमेल है, एक्स वाई टाइप के दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेल है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों नहीं डायरेक्टली आप एम्ब्रियो के सेल को निकाल लेते हो? तो आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो का जो सेल होता है वो बहुत डेलिकेट है, ठीक है। कैसे हैं? स्टेम सेल है, इमेच्योर सेल है अभी। अगर आपने पिन मारी और उसमें कोई भी सेल डैमेज हो गया, ठीक है, कोई भी सेल डैमेज हो गया तो डिफॉर्मिटी आ सकती है, इश्यूज आ सकते हैं बेबी की बॉडी में। हो सकता है ऑर्गन फॉर्म ना हो, और अगर ज्यादा हद तक नुकसान पहुंच गया फीमेल की फीटस की बॉडी को तो फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से आप डायरेक्टली पिन नहीं मार सकते एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन आसपास जो फ्लूइड है आप वो थोड़ा सा फ्लूइड जरूर निकाल सकते हो। तो उस फ्लूइड को निकाल के क्रोमोसोम की स्टडी की जा सकती है, और एमनियोसेंटेसिस उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, लेकिन किस लिए करना चाहिए? एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि किसी भी फीटस की बॉडी में अगर क्रोमोसोम डिफेक्ट आ गया, ठीक है, क्रोमोसोम डिफेक्ट आ गया तो जेनेटिक डिफेक्ट जो बॉडी के अंदर है उसको पता करने के लिए आप एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब एमनियोसेंटेसिस किया जाना चाहिए था इसके लिए, डिफेक्ट्स को पता करने के लिए कि कहीं ये फीटस जब बर्थ ले तो ऐसा ही ना हो कि इतनी खतरनाक बीमारी हो कि ये सर्वाइव कर ही ना पाए, ठीक है, या फिर ऐसा कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि इसकी डेथ हो जाए आगे जाके, ठीक है। तो वो सारे डिफेक्ट्स को पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक अच्छी थी, लेकिन इस टेक्निक को एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल किया गया, और इसको कैसे यूज किया? एज अ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। और इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से एक इशू आ रहा था जिसको बोलते हैं हम इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड्स, ठीक है। फीमेल फीटस को की किलिंग जो है वो बढ़ गई थी, ठीक है। प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करा देते थे बहुत सारे लोग ये पता लगने के बाद कि जो फीटस है वो फीमेल है, ठीक है। तो ये जो है इस टेस्ट पे बैन लगाने का यही रीजन है कि एमनियोसेंटेसिस बैन इसी वजह से हुई ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ना हो, और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हमारी कंट्री में बैन है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट आप नहीं करा सकते हो, इवन आपके डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है कि सेक्स क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जिनके पास रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है, कि सेक्स क्या है उस फीटस का, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो ऑब्वियसली तब तो पता चलेगा एट लेटर स्टेज, लेकिन वो भी बहुत बाद की स्टेज में पता चलेगा। बट बहुत अर्ली स्टेज पे सेक्स का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, ठीक है, और इसको बैन क्यों किया गया। तो आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी होगी कि बैन क्यों किया गया, ठीक है। इसलिए किया गया क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बढ़ गई थी। क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, ठीक है। कैसे है ये एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्लेन किया तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि कैसे किया। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया, एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद क्रोमोसोम मेकअप देखा गया कि क्रोमोसोम एक्चुअल में दिख कैसे रहे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये भी जो है ये कैसे आ जाएगा? सेक्स एजुकेशन के अंदर आ जाएगा और अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को लेकर अवेयरनेस फैलाना कि भाई पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कॉन्टैक्ट में आना है, मतलब कैसे कॉन्टैक्ट बनाना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चले कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे नाम से पता चल रहा है कि पॉपुलेशन ने एक्सप्लोड किया, ठीक है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, मतलब इट इज अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर जाती है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोड करी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। सो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं सेंसस, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंसस। तो सेंसस जो है वो प्रोसीजर है क्या करने का? पॉपुलेशन को काउंट करने का, ठीक है। सो इट इज ऑफिशियल
काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड preparing data of different age groups। ठीक है कि इस पर्टिकुलर एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने इंडिविजुअल है, प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने इंडिविजुअल है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, इन सबका डेटा प्रिपेयर करना। ठीक है कि कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें, सेक्स रेशो क्या है, मेल टू फीमेल सेक्स रेशो क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सारी चीजों की जो काउंटिंग है वो सेंसस। और ये कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि आप पहली बार ही सुन रहे हो, आपने बहुत बार सुना है अकॉर्डिंग टू सेंसस। मतलब जो डेटा लिया जाता है वो सेंसस से लिया जाता है। अब काउंटिंग कब होती है, काउंटिंग कब हो रही है, ये काउंटिंग हो रही है एवरी 10 ईयर्स। हर 10 सालों के बाद ये काउंटिंग होती है। पिछली बार ये काउंटिंग कब हुई थी, पिछली बार ये काउंटिंग हुई थी 2011 के अंदर, मतलब 2021 के अंदर दोबारा होंगे सेंसस, ये काउंटिंग होगी। इसके अलावा अगर बात करूं तो सबसे पहली बारी सेंसस कब हुआ था, सिर्फ सुन लो, 1871। याद मत रखना, 1871 में हुआ था सबसे पहले। अब सेंसस की स्टडी को याद रखना, सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग। ठीक है, अब इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफी। ये टर्म आपको यहाँ नहीं पढ़नी है, लेकिन आगे आपको पढ़नी है 12th में, तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी जो है स्टडी है, क्या बोल सकते हैं इसको आप, स्टैटिस्टिकल स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को आप क्या बोलोगे। ठीक है, अगर आप सेंसस की स्टडी कर रहे हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। ये हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, हमारा जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर डेमोग्राफी दोबारा, लेकिन यहाँ पे सेंसस पता होना चाहिए। अब सेंसस के अकॉर्डिंगली या इसी से आइडिया लेके अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो इनको जरा ध्यान से देखना इस डेटा को। तो 1900 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, वो थी 2 बिलियन। ठीक है, 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन। सन 2000 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन एंड 2001 के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गई 7 बिलियन। ठीक है, तो आप इंक्रीज देख रहे हो कितना रैपिड इंक्रीज है, अंडर अ सेंचुरी ट्रिपल हो गई पॉपुलेशन, 2 बिलियन से सीधा 6 बिलियन हो गई, और एक साल के अंदर कितनी हुई यहाँ पर, 1 बिलियन। ठीक है, बढ़ गई पॉपुलेशन, 6 से 7 बिलियन हो गई। तो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मतलब 1947 के करीब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन, और सन 2000 में हमारी पॉपुलेशन थी 1 बिलियन। कितनी थी, 1 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 6 बिलियन, और इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन 2000 सन तक हो गई 1 बिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर छठा इंसान जो वर्ल्ड में था, एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज इंडियन। ठीक है, तो ये इंडिया की पॉपुलेशन। तो आपको इन दोनों की ही स्टडी करने पे पता चल रहा है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, और इंडिया की अगर देखा जाए तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ की बहुत तेजी से बढ़ी। सो दिस इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये डेटा याद नहीं रखना, लेकिन ये डेटा आपकी एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है आपके सामने। तो ये जो पॉपुलेशन है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रैपिडली इंक्रीज करी है, इसी को हम प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी फिनोमिना का नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के रीजन क्या हो सकते हैं भाई, क्या रीजन हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का, देखो जरा। तो ये हटा रहा हूं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का रीजन क्या हो सकता है, तो पहला रीजन पॉपुलेशन इंक्रीज करने का, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मेडिकल साइंसेज ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, जिसकी वजह से पहले जो डिसीजेज लोगों को मार देती थी, अब वो डिसीजेज से लोग बच जाते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो चुकी हैं, मेडिसिन की क्वालिटी बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंसेज ग्रोथ कर चुकी है, इसलिए अब जो लोग पहले मर रहे थे वो लोग बचाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, जिसकी वजह से हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, डिक्रीज, डिक्रीज एम एम आर। क्या दिखता है, डिक्रीज एम एम आर। एम एम आर क्या होता है, एक और शॉर्ट फॉर्म है, ये भी याद रखना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जिसको हम कहते हैं क्या, मोर्टिलिटी रेट, जिसका मतलब है मैटरनल, जो मदर है, ठीक है, जो बर्थ देते देते टाइम जिनका डेथ हो गई है, जो मदर है उसकी डेथ होना, तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं उसको। मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से अब वो डेथ रेट क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तीसरा डिक्रीज IMR। अब इसी से रिलेटेड एक और फैक्टर, जब बर्थ देते टाइम क्या होता था,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ज्यादा था पहले, अब कम है। सिमिलरली जो इन्फेंट है, जो बेबी है, उसका मोर्टेलिटी रेट भी क्या था, उसका डेथ रेट भी क्या था, बहुत ज्यादा था। लेकिन अब क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो चुकी हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब आप खुद सोचो, एक तो जो इंडिविजुअल डेथ जिनकी हो रही थी, जिन इंडिविजुअल्स की पहले डेथ ज्यादा हो रही थी, अब वो डेथ भी कम हो रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो चुकी हैं। डिसीजेस की वजह से, नॉर्मल डिसीजेस की वजह से भी जो डेथ हो रही थी अब वो नहीं हो रही है। जिस और डिक्रीज हो गया है क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और जो नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, इन्फेंट जो आ रहे हैं, उनका डेथ रेट जो पहले ज्यादा था वो भी कम हो चुका है। तो आने वाले इंडिविजुअल भी ज्यादा हो गए हैं और जिनकी डेथ हो रही थी पहले वो भी कम हो गए हैं। तो अब आप खुद सोचो, पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन की बात करूं तो ग्रोथ क्या हो जाएगा पॉपुलेशन का, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन में से एलिमिनेट होने वाले, लेट्स से दिस इज अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से एलिमिनेट होने वाले इंडिविजुअल भी कम हो चुके हैं और आने वाले इंडिविजुअल बढ़ चुके हैं। तो जिनका एलिमिनेशन हो रहा था, जिनकी डेथ हो रही थी, वो कम हो चुके हैं और जो इंडिविजुअल्स आ रहे थे वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आईएमआर घट चुका है। तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो ये एक रीजन है क्या, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं। डिक्रीज एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पता होना चाहिए। मैटरनल मतलब मदर, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, तो मदर डेथ रेट जो है वो कम हो चुका है और इन्फेंट जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका भी डेथ रेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो खुद सोच के देखो, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। तो ये रीजन है क्या, किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कुछ रीजन है। अब बात करते हैं कि अब इनसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं। तो सिंपल ऑप्शन जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, अवेयरनेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। किस रिस्पेक्ट में, अब आप एक चीज तो कर नहीं सकते कि इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, ये तो अच्छी बात है। अब आप ये तो बोलोगे नहीं कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज जो है, जो अच्छी हो गई थी उनको फिर से खराब कर दो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज तो अच्छी हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, लिविंग के लिए, अच्छे लिविंग के लिए मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। अवेयरनेस किस रिस्पेक्ट में हमें अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस फैलानी है हमें किस रिस्पेक्ट में, शॉर्ट फैमिलीज के लिए, कि फैमिली छोटी होनी चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए फैलानी चाहिए, कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, या बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल लिखना ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, इस रिस्पेक्ट में हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैरिजेबल एज जो कि क्या है, अगर मैं बात करूं फीमेल्स के लिए, फीमेल के लिए तो 18 ईयर्स, और अगर मेल के लिए बात करूं तो 21 ईयर्स। तो ये एज जो है फिक्स कर दी गई है कि ये मैरिजेबल एज है, इतनी एज पे आने के बाद ही मैरिज हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है मैरिजेबल एज में नहीं होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज मैरिजेबल एज भी एक, या मैरिजेबल एज फिक्स करना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए ही किया गया है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ही किया गया। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, कपल्स हैविंग स्मॉल families should be given ठीक है, आप इंसेंटिव दे सकते हो किसको, उन कपल्स को जिनकी छोटी फैमिली है, जो कि दिया भी जाता है। ठीक है, आप लोगों ने स्कूल्स में सुना होगा कि अगर आप इकलौते बेबी हो, ठीक है, अगर आप इकलौते चाइल्ड हो अपने मम्मी पापा के, और आप, और इवन और ज्यादा इंसेंटिव मिलता है अगर आप क्या हो, अगर आप फीमेल हो। ठीक है, अगर आप गर्ल चाइल्ड हो और ओनली गर्ल चाइल्ड हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो वो क्या है, वो भी एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक, आप कह सकते हो, इंसेंटिव है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज तो फिक्स है, विच इज फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम, हम दो हमारे दो, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये सब अवेयरनेस है। ये सब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्यों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, सेंसस क्या होता है, सेंसस से हमने डेटा लेके समझा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ कैसे। ठीक है, और उसके अलावा हमने देखा कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या रीजन क्या थे और क्या क्या कर सकते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ओवरकम करने के लिए, या क्या क्या कर रहे हैं। तो अवेयरनेस फैला सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल, कि बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल मेथड्स का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी किसी तरीके से प्रिवेंट करनी है आपको। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड, या फिर इसको कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। सो दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइप के हो सकते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है कैसा हो,
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है नेचुरल मेथड हो। सेकेंड टाइप का मेथड हमें जो पढ़ना है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। थर्ड टाइप का हमें पढ़ना है आईयूडीज, आईयूडीज की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट हो सकता है ओरल पिल्स, ठीक है, ओरल पिल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देन इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्शन हो सकते हैं बर्थ कंट्रोल का एक मेथड कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है इंजेक्ट करके। लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड, ठीक है, लास्ट क्या पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी को क्या करना है, आपको इनहिबिट करना है, रोकना है किसी भी तरीके से। उसके कैसे कैसे मेथड हो सकते हैं, वो नेचुरल मेथड हो सकता है। कौन कौन से नेचुरल मेथड है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी सिर्फ आपको मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया है कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। दूसरा बैरियर मेथड हो सकता है। बैरियर का मतलब है किसी भी तरीके से एग को स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आने से रोकना है, बीच में एक फिजिकल बैरियर लाना है, किसी भी तरीके से बैरियर लाना है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तीसरा टाइप का मेथड हो सकता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब फीमेल के यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस आप प्लांट कर सकते हो। वो सारे डिवाइसेस किस तरीके से स्पर्म को रोकेंगे या फिर एग को रोकेंगे, किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, ठीक है, और प्रेगनेंसी होने से रोकेंगे। आपको दो तीन चीजें समझनी होगी कि प्रेगनेंसी होने से पहले कैसे रोक सकते हो आप प्रेगनेंसी को। पहला, इंसेमिनेशन से रोक दो। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है पता है हमें पिछले चैप्टर से। इंसेमिनेशन का मतलब है सीमेन का या स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट होना, तो आपको डिपॉजिट होने से रोक दो। दूसरा मेथड फर्टिलाइजेशन से रोक दो। फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन होने से रोक दो, या फिर फर्टिलाइजेशन को कैसे रोक सकते हो आप, स्पर्म को पहुंचने ही ना दो, पहले किल कर दो स्पर्म को, ठीक है, पहली स्पर्म की किलिंग हो गई, पहुंचने ही ना दो एग तक, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तीसरा क्या कर सकते हो आप, एग रिलीज होने से रोक सकते हो कि एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस नहीं है। चौथा क्या कर सकते हो, एग रिलीज हो गया है, फर्टिलाइजेशन भी हो गई है, उस फर्टिलाइजेशन को इम्प्लांट होने से रोक दो, मतलब अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। तो ये अलग अलग मेथड अलग अलग चीजों को रोकते हैं, ये हम इंडिविजुअली देखेंगे कि कौन किसको रोकता है। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आपने यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस प्लांट किए तभी बोलते हैं इसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर आपने किया। फोर्थ वन इज ओरल पिल्स, ठीक है, ये मेडिसिन हैं जो कि ओरली ली जाती हैं। तो ओरल पिल्स, ठीक है, ये हार्मोनल पिल्स होती हैं जो कि हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करेंगी, वो कैसे क्या करेंगे वो देखेंगे हम। देन इंजेक्शंस या फिर इम्प्लांट्स, ये इंजेक्शन या इम्प्लांट्स भी हार्मोन के ही होते हैं, तो हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती, या जो भी होगा वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम। एंड द लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ठीक है। मेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्पर्म डक्ट को, स्पर्म डक्ट मतलब वास डिफरेंस को कट कर देंगे और बांध देंगे ताकि स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मेल बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। और फीमेल के अंदर भी होता है सर्जिकल मेथड। उनके केस में क्या होता है, उनके केस के अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और बांध देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे उसके अंदर, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड के अंदर। तो ये 6 टाइप के मेथड है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल पिल्स, इंजेक्शंस एंड सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेचुरल मेथड स्टार्ट करेंगे और बर्थ कंट्रोल हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास का। इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव, अब एक टर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। व्हाट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव किसको मानेंगे हम, क्या क्या फीचर होने चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए। तो सबसे पहला फीचर होना चाहिए कि ये यूजर फ्रेंडली, कैसा हो, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, यूजर फ्रेंडली का मतलब है इजी टू यूज, यहाँ पे आप इजी टू यूज भी लिख सकते हो। दूसरा, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। तीसरा, ये इफेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ वन, रिवर्सिबल होना चाहिए। फिफ्थ, नो और वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताओ, तो आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले यूजर फ्रेंडली, ठीक है, मतलब जो भी इस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रहा है, ठीक है, उसको उसको डिफिकल्टी ना हो इसको यूज करने के अंदर के लिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल, अवेलेबल इजीली होना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होना चाहिए जो कि बहुत मुश्किल से मिल रहा है। इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव का मतलब है कि ये यूज क्यों किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल इसको यूज कर रहा है, ठीक है, वो जब तक यूज करे तब तक तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगी, ठीक है, लेकिन जब इसको यूज ना करे
ठीक है, तो ही और शी शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर पाए। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं माना जाएगा जिसमें स्टेरिलिटी आ जाए। स्टेरिलिटी का मतलब है एक बार ये कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया और अब इसके बाद रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा वो इंडिविजुअल, ठीक है, तो रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होता है इरिवर्सिबल वो हम देखेंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर, या तो बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और वो भी तो बहुत थोड़ा सा हो, नेग्लिजिबल सा हो, तो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे उसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पिछली क्लास में हमने बर्थ कंट्रोल के कॉन्ट्रासेप्टिव को डिवाइड भी किया था कुछ कैटेगरीज के अंदर। तो आज हम सबसे पहली कैटेगरी लेने वाले हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं, विच इज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लेने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इसका मतलब है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का यूज नहीं किया जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेचुरली आप नेचुरली क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल कौन कौन सा हो सकता है देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, एब्स्टिनेंस का मतलब या एब्स्टेन का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, एब्स्टेन का मतलब क्या होता है, अवॉइड, किसी भी चीज को अवॉइड करना हो। किसको, पीरियोडिक को। पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है किसी, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एक फिक्स्ड पीरियड रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 28 डेज की जो साइकिल है फीमेल के अंदर, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 28। ठीक है, 28 डेज की साइकिल में हर वक्त एग जो है फेलोपियन ट्यूब में नहीं होता, हर वक्त फीमेल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है। कुछ डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 6 to 8 दिन करीब होते हैं, 6 से 8 दिन कुछ रहते हैं, जब क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के अचीव करने के चांसेस क्या रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं। उस पीरियड को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। और फर्टाइल पीरियड कब आता है, ओव्यूलेशन होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद और तब तक जब तक एग फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। तो ये जो 6 to 8 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है, अगर इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है, इसको अवॉइड किया जाए, बाकी पीरियड में फर्टाइल नहीं होता है, बाकी पीरियड जो है फर्टाइल नहीं कहलाएगा। ये जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो फर्टाइल पीरियड में अगर क्वाइटस, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए, ठीक है, अगर क्वाइटस अवॉइड किया जाए कौन से पीरियड के अंदर, फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अवॉइड किया जाए, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है अवॉइडिंग द फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस याद रखना है। दूसरा दूसरा होगा विड्रॉल, या फिर इसका एक और नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। अब इस केस में क्या होता है, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस के अंदर जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेशन नहीं करता। इंसेमिनेशन का मतलब हमें पता है थर्ड चैप्टर से, इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमेन का ट्रांसफर मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर। तो मेल पार्टनर ने इंसेमिनेशन किया ही नहीं, इंसेमिनेशन नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आगे की प्रोसेस भी नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंसेमिनेशन नहीं होता। ठीक है, मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं करेगा, तो ये पता होना चाहिए क्वाइटस या विड्रॉल, क्वाइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल बोलते हैं इसे हम। तीसरा जो है, थर्ड, इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर जब फीमेल, जब लैक्टेट कर रही होती है, मतलब लैक्टेशन कर रही है, जब मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है फीमेल के अंदर, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है। ठीक है, याद रखना है। पार्चुरेशन के बाद, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि जो लैक्टेशन होती है, जो मिल्क प्रोडक्शन होती है फीमेल्स के अंदर, वो पार्चुरेशन के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, और पार्चुरेशन के बाद जिस टाइम पीरियड में, जितने भी टाइम पीरियड तक फीमेल जो है क्या करेगी, इंटेंस लैक्टेशन करेगी, मतलब जब मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है फीमेल बॉडी में, कब होता है, आफ्टर पार्चुरेशन, उस वक्त पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, मतलब एग भी बाहर फेलोपियन ट्यूब में नहीं होगा जब एग ही नहीं है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी और प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन द मेंस्ट्रुअल
menstrual cycle and ovulation is absent। ठीक है, तो एब्सेंट होगी ओव्यूलेशन भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी। तो ऑब्वियसली बात है, जब एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये सब नेचुरल मेथड थे। अब हम देखो जरा, चेक करो क्यों नेचुरल मेथड इनको बोला गया। तो नेचुरल मेथड इस वजह से बोला गया इनको क्योंकि इन तीनों ही मेथड में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का यूज नहीं किया गया, कोई भी एक्सटर्नल केमिकल का, किसी सब्सटेंस का, किसी भी एक्सटर्नल चीज का यूज नहीं किया गया। तीनों चीजें नेचुरल थी। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने के इसके अंदर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो लैक्टेशन एमिनोरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशन एमिनोरिया आपको याद रखना है। लैक्टेशन एमिनोरिया मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें फीमेल इंटेंस लैक्टेशन कर रही होती है, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ना ही ओव्यूलेशन होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन भी नहीं होगी। ओव्यूलेशन का मतलब एग का रिलीज होना ओवरी से, तो ओवरी एग को रिलीज ही नहीं कर रही है, तो एग ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर। तो सबसे पहला मेथड हमने कर लिया, विच इज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो देखते क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ बैरियर ovum and sperm prevented from physical मीटिंग। मतलब किसी भी तरीके से एक बैरियर लगा दिया है एग और स्पर्म के बीच में, जिसकी वजह से एग और स्पर्म अब फ्यूज नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है बैरियर मेथड जो है किसको प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देता है, फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट कर देता है एग और स्पर्म के बीच में। ठीक है, ओवम और स्पर्म के बीच में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको दो तीन बैरियर मेथड के एग्जाम्पल पढ़ने। सबसे पहला है कॉन्डोम। आपको याद रखना है सिर्फ मेल के लिए नहीं होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन है एक बार का। तो उसके अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। इसमें से डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट जो है ये फीमेल के लिए है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि बैरियर मेथड कौन सा फीमेल के लिए है, कौन सा मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो। नेचुरल मेथड जो था, क्या उसको हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मान सकते थे क्या? नेचुरल मेथड जो था, चेक करो। नेचुरल मेथड यूजर फ्रेंडली था, इजीली अवेलेबल, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं एक्सटर्नल। इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव था? आंसर इज नो। ठीक है, उसमें उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है नेचुरल मेथड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, क्या नेचुरल मेथड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रुकेंगी? तो आंसर इज नो। तो जो नेचुरल मेथड था उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी नहीं रुकेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लूइड्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, गैमेट जो है ट्रांसफर हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करेगा। क्या बैरियर मेथड यूजर फ्रेंडली है? तो हाँ है। इजीली अवेलेबल? बिल्कुल है। इफेक्टिव है? हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल मतलब बिल्कुल स्टेरिलिटी नहीं कर देता किसी की भी बॉडी में। ठीक है, जब यूज करोगे तभी प्रेगनेंसी प्रिवेंट होगी, नहीं यूज करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या? बैरियर मेथड। तो याद रखना, बैरियर मेथड इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या बैरियर मेथड एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाएगा? सो आंसर इज यस। ठीक है, बचाएगा, क्योंकि ये बैरियर है। ठीक है, तो फिजिकल टच से रोक देता है। ठीक है, तो ये बैरियर है, इसलिए एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है। सो इट आल्सो प्रिवेंट एसटीडीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी बैरियर मेथड क्या करता है? प्रिवेंट करता है। नाम से पता चल रहा है इंट्रा यूट्राइन का मतलब है यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस प्लांट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आईयूडीज inserted by doctors into the uterus through vagina। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं इंसर्ट किए जाते हैं थ्रू वेजाइना। ठीक है, और बाय द डॉक्टर्स, ये जरूर याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कैसे करते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आईयूडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आईयूडीज करते क्या है, तो याद रखना है आपको, इट इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो, किलिंग। ठीक है, जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, अगर वहां पे आईयूडीज प्रेजेंट है तो स्पर्म की किलिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, स्पर्म की किलिंग कैसे, वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सेल्स प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल जैसे सेल्स प्रेजेंट है, किलर सेल्स प्रेजेंट है, वो क्या कर देंगे, वो इन स्पर्म्स को खा जाएंगे, फैगोसाइटोसिस कर लेंगे उनका। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग ऑफ सेल, तो स्पर्म सेल को ईट कर लेंगे वो सेल्स और किल कर देंगे किसको, स्पर्म को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कम। अब टाइप ऑफ आईयूडी जरा देखो कितने टाइप की हो सकती है। सबसे पहले आपको पढ़नी है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है इसको इंसर्ट किया गया यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया, इसने कोई मेडिसिन रिलीज नहीं करी, तो क्या बोलेंगे, मतलब कोई केमिकल एज सच रिलीज नहीं करा, क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेडिकेटेड। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, लिप्स लूप। ठीक है, तो एग्जांपल जरूर याद रखना है यहाँ पे। सेकंड वन इज कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग वाली का मतलब क्या है, ये ऐसी आईयूडीज हैं, ये ऐसी आईयूडीज हैं जो कि क्या रिलीज करने वाली हैं, कॉपर रिलीज करेंगी। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लोड 375, ये तीनों ही क्या करती हैं, कॉपर आयन रिलीज करती है। कौन से आयन, कॉपर आयन। और कॉपर आयन क्या करते हैं भाई, कॉपर आयन दो चीजें करेंगे, कॉपर आयन डिक्रीज कर देंगे क्या, स्पर्म की मोटिलिटी को, मतलब अब स्पर्म ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे ही ना, और पहुंचे ही ना तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। दूसरा, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म की मूवमेंट, मूव करने की, स्विम करने की कैपेसिटी भी खत्म कर देते हैं और स्पर्म के फर्टाइल करने की कैपेसिटी भी खत्म कर देते हैं। मतलब अब स्पर्म एग को फर्टाइल करने के लायक नहीं बचा, तो इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी भी क्या हो गई, यहाँ पे प्रिवेंट हो गई। थर्ड मेथड, थर्ड मतलब थर्ड टाइप का जो आईओडी है वो क्या है, वो है हार्मोन रिलीजिंग। कौन सा है, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, पहले तो ये समझो। हार्मोन रिलीज, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, प्रोजेस्ट्रोजेन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रोजेन। या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजेन रिलीज करेगा, या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो या तो प्रोजेस्ट्रोजेन रिलीज हो रहा है या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रिलीज होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल है प्रोजेस्टा सर्ट। ठीक है, क्या एग्जांपल है, प्रोजेस्टा सर्ट। या फिर दूसरा एग्जांपल है LNG20। क्या एग्जांपल है, LNG20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। ठीक है, याद रखना है आपको, PROGESTA SERT। अब हार्मोन रिलीजिंग का दो तीन बातें और समझो। देखो, पहली बात तो ये प्रोजेस्ट्रोजेन है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं लिखा, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन में फर्क होता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही डेरिवेटिव है, ठीक है, सेम, इनका ओरिजिन सेम ही जगह से है, लेकिन प्रोजेस्ट्रोजेन जो है एक आर्टिफिशियल टाइप का प्रोजेस्टेरॉन बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, आर्टिफिशियल टाइप का प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि बाहर से दिया जा रहा है तो आर्टिफिशियल टाइप का प्रोजेस्टेरॉन है। तो प्रोजेस्ट्रोजेन या प्रोजेस्ट्रोजेन एंड ईस्ट्रोजन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन इनडायरेक्टली ये हार्मोन्स करने क्या वाले हैं, ये फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट कर देंगे। हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करने के बाद, ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका काम, ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। मतलब इन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ छेड़छाड़ करी, हार्मोन्स के साथ हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट किया फीमेल की बॉडी में एक, ठीक है, और किसको प्रिवेंट किया, ओव्यूलेशन, मतलब ओवरी जो एग को रिलीज करती है उससे रोक दिया, एग को रिलीज होने से रोक दिया। और कुछ हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है, इम्प्लांटेशन से रोक देती है। इम्प्लांटेशन का मतलब है एग रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद अब यूट्रस के अंदर चिपक नहीं पा रहा है, यूट्रस के साथ इम्बेड नहीं हो पा रहा है क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन से भी रोक सकता है या फिर ओव्यूलेशन से भी रोक सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना हार्मोन रिलीजिंग जो है वो क्या करती है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो मेडिसिन ओरली ली जाती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए उनको क्या बोलते हैं, ओरल पिल्स। ठीक है, और इसमें भी हॉर्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें भी, हॉर्मोन्स, ये भी हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट करता है, मतलब बिल्कुल वही वाला आंसर हो गया। कौन से हार्मोन होते हैं, बिल्कुल वही वाले, प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर और प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर, और ये हार्मोन जो है ये स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन है, स्टीरॉयडल। स्टीरॉयडल का मतलब है ये लिपिड डेरिवेटिव है, फैट डेरिवेटिव है। ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था दो टाइप के हार्मोन होते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन और स्टीरॉयडल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा और भी तरीके के होते हैं, बट ये दोनों हार्मोन्स कैसे हैं, स्टीरॉयडल। और स्टीरॉयडल हार्मोन्स अगर हम बाहर से लेते हैं तो बॉडी पे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ओरल पिल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, करता क्या है ये बिल्कुल वही करेगा, क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एंड
इम्प्लांटेशन, सिंपल। क्या करेगा ये? प्रिवेंट कर देगा किसको? ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को। लेकिन इसका नुकसान क्या है? क्या नुकसान है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है बॉडी के ऊपर। फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट कर देगा, फीमेल बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये साइड इफेक्ट करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कैसे लेते हैं इन पिल्स को, अगर मैं बात करूँ तो फीमेल को लेट्स से 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो 21 डेज तक लेना है, फिर 7 दिन का गैप, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से 21 डेज तक लेना है, फिर 7 दिन का गैप, तो 21 दिन तक लेना है, फिर 7 दिन का गैप, 21 दिन तक लेना है, फिर 7 दिन का गैप, 21 दिन तक। तो ऐसे लेते रहना है। कब तक लेते रहना है इस मेडिसिन को? जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, मतलब जब तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तब तक ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे? इसी पैटर्न में 21 डेज फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 डेज, फिर 7 दिन छोड़ दो, फिर 21 डेज। तो ये पैटर्न है। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप की ओरल पिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है इस पिल का? सहेली। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है। कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल। ये ऐसी पिल है जो कि कैसे हार्मोन से बनी हुई है? नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन से बनी हुई है। तो इसका साइड इफेक्ट बॉडी पे बहुत कम होता है, ठीक है। साइड इफेक्ट बॉडी पे क्या है इसका? बहुत कम। और सहेली के बारे में क्या पता होना चाहिए? ये बनी कहाँ पे है? CDRI। CDRI की फुल फॉर्म क्या है भाई? CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो प्रेजेंट किधर है? लखनऊ, ठीक है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सहेली क्यों इंपॉर्टेंट है ये नाम? बिकॉज इट्स नॉन स्टेरॉइडल पिल। नॉन स्टेरॉइडल पिल है तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगे। सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है? लखनऊ में, वहां पे बनी थी, ठीक है। उसके अलावा ये इस पैटर्न से नहीं लेनी पड़ती, मतलब 21 दिन फिर 7 दिन। इसको वंस इन अ वीक, ठीक है, एक बार लेना है 7 दिन के अंदर, वंस इन 7 डेज, ठीक है। तो वंस इन अ वीक खाना होता है, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक नहीं खाना। उसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर है तो साइड इफेक्ट्स कम होंगे। बनी कहाँ पे है? सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है आपको। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, ये क्या है? ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स भी एक टाइप के इंजेक्शन होते हैं, छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर हार्मोन्स भरे हुए हैं। हार्मोन कौन से? हार्मोन वही प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन। तो इनमें भी क्या होते हैं? हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन तो आप डायरेक्टली समझ रहे हो कि इंजेक्ट कर दिया गया। इम्प्लांट्स के केसेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इम्प्लांट छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स रहेंगी, जिसके अंदर क्या भरा होता है? जिसके अंदर भरे होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। इस ट्यूब को फीमेल की स्किन के अंदर, ठीक है, फीमेल की स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। स्किन के अंदर क्या कर दिया? इंजेक्ट करके इम्प्लांट कर दिया, और ये धीरे धीरे उसकी बॉडी में डे वाइज अपने आप हार्मोन रिलीज करती रहेगी। मतलब धीरे धीरे हार्मोन रिलीज कर रही है। हार्मोन कौन से? प्रोजेस्ट्रोजन और या फिर ईस्ट्रोजन, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन। ये हार्मोन्स रिलीज करेगी, अपने आप फीमेल की बॉडी के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होगा। क्या होगा? प्रिवेंट हो जाएगी क्या? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। और इम्प्लांटेशन क्यों प्रिवेंट हो जाती है? क्योंकि ये यूटरस को क्या बना देता है? अनसुटेबल बना देता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी या फिर ओव्यूलेशन नहीं होने देगी। सर्जिकल मेथड भाई दो तरीके का हो सकता है, याद रखना है आपको। वासेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी मतलब ये होती है पहली बात तो मेल में, ट्यूबेक्टॉमी होती है फीमेल में। वासेक्टॉमी का मतलब है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस इज कट, कट कर दी जाएगी एंड टाइट, और उसको बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो वास डिफरेंस क्या होता है भाई? जो टेस्टिस हैं, ठीक है, उनसे जो ट्यूब निकल रही है, ठीक है, उनसे जो डक्ट है निकल रही है, और यही डक्ट आगे आके बॉडी से बाहर रिलीज होती है, ठीक है, यही डक्ट बॉडी से बाहर रिलीज होगी। तो ये जो डक्ट आ रही है इसको आपने दोनों साइड से कट कर दिया, और कट करने के बाद बांध दिया, ठीक है, टाई कर दिया। तो ये सर्जरी होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं सर्जिकल मेथड, क्योंकि आपने कटिंग करा है और उसको बांधा है। तो कट करके आपने इसको टाई कर दिया, तो यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, तो अब वो स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जब स्पर्म ही नहीं है, स्पर्म बन रहे हैं, बन तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है आगे जाके? इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब स्पर्म रिलीज ही नहीं हो रहे, तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, और फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक टाइप का। उसके अलावा ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है भाई? ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट। क्या करते हैं भाई? फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब को कट किया,
और दोनों साइड से बांध दिया, ठीक है। तो अब सोचो इधर से अगर एग रिलीज होता भी है, एग रिलीज हुआ भी, तब भी एग यहाँ से आगे ट्रेवल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर इंसेमिनेशन हो भी जाती है तो कभी भी स्पर्म और एग आपस में मीट नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा क्या ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है? सो आंसर इज नो। क्यों नहीं है? बिकॉज रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है। मतलब आपने एक बार ही सर्जरी करा ली, कट कट करके बांध दिया, ठीक है, तो वापस से सर्जरी करके इसको जोड़ना बिल्कुल एक्यूरेटली बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए रिवर्सिबिलिटी सर्जिकल मेथड की बहुत ज्यादा पुअर है। मतलब एक बार करा लिया तो परमानेंट स्टेरिलिटी आ जाती है, ठीक है। एक बार करा लिया तो उसके बाद स्टेरिलिटी आ जाएगी, मतलब अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसलिए ये, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा पुअर, इसलिए ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ठीक है। आपको इसमें जरूर याद रखना है, बट इफेक्टिव जरूर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव जरूर है। तो इट इज एन इफेक्टिव मेथड जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है। दो टाइप का हो सकता है, मेल के अंदर वासेक्टॉमी जिसमें वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टॉमी जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध देते हैं, ठीक है। तो एक ही पार्टनर को कराना होता है, या तो मेल पार्टनर वासेक्टॉमी करा ले या फीमेल पार्टनर ट्यूबेक्टॉमी करा ले, तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव हमने जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। इसमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है? तो बैरियर मेथड इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। बाकी क्यों नहीं है ये समझो। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में क्या इशू था? नेचुरल मेथड में चांसेस इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। नेचुरल मेथड इफेक्टिव नहीं था, इतना चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा थे नेचुरल मेथड में, ठीक है। उसके अलावा एसटीडी से नहीं रोक रहा था, एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता है, एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करेगा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। सारे जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं उन सबको फॉलो कौन सा कर रहा है? बैरियर मेथड कर रहा है। आईयूडीज में क्या इशू था? आईयूडीज में इशू ये है कि इजीली अवेलेबल या फिर यूजर फ्रेंडली नहीं है, इजीली यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या है इसके अंदर, ये एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करता। ये भी ओरल पिल्स का क्या इशू है? ओरल पिल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं भाई, साइड इफेक्ट्स होते हैं, और साथ में एसटीडीज को भी प्रिवेंट नहीं करता। इंजेक्शन और इम्प्लांट सेम। सर्जिकल मेथड में क्या इशू है? ये भी एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करेगा, एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करेगा। भाई स्पर्म और एग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन जो फ्लूइड्स हैं वो तो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी वजह से एसटीडी से प्रिवेंट नहीं कर रहा सर्जिकल मेथड भी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा क्या है? ये इरिवर्सिबल है। तो हमने ये टाइप के हमने सारे क्या पढ़े? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े, ठीक है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज एमटीपी, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम एसटीडी के बारे में पढ़ेंगे विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। अगर एमटीपी की बात करूं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज इंड्यूस एबॉर्शन, ठीक है। तो कॉमनली इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एमटीपी की भाई शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए होता क्या, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन इसकी रहेगी इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, ठीक है। फुल टर्म का मतलब फुल टाइम पीरियड, कौन सा? जेस्टेशन टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। 9 मंथ से पहले अगर इंटेंशनल टर्मिनेशन करा दिया जाता है, ठीक है, इंटेंशनल टर्मिनेशन मतलब जानबूझकर, ठीक है, अगर करा दिया जाएगा टर्मिनेशन बिफोर द फुल टर्म, दैट इज नोन एज एमटीपी, ठीक है। तो एमटीपी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भाई एमटीपी मदर के लिए सेफ कब तक है, ठीक है। तो सेफ कब तक होगा मदर की मैटरनल बॉडी के लिए, कि कब तक सेफ है, और अगर बात करूं हेल्थ के लिए किसी पर्टिकुलर फीमेल की कब तक सेफर रहेगा, आपको पता होना चाहिए अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स एमटीपी इज सेफ, ठीक है। और 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स, और इसी 12 वीक्स के जो टाइम पीरियड है, आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था, उसको हम ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राइमेस्टर। तो 12 वीक्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर, ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो 12 वीक्स इज नियरली इक्वल टू 3 मंथ, इसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो एमटीपी है वो क्या है? सेफ है। मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, विच इज प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद 12 वीक्स तक सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है एमटीपी, लेकिन जितना ज्यादा डिले होगा, जितना ज्यादा लेट होगा एमटीपी, उतना ही ज्यादा रिस्की रहता है ये फीमेल बॉडी के लिए, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिस्की रहेगा। तो फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक या 12 वीक्स तक क्या रहता है? एमटीपी सेफ रहता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल है या नहीं है?
ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस के साथ, ठीक है। ऐसे नॉर्मली नहीं कराया जा सकता या किसी भी वजह से नहीं कराया जा सकता, ठीक है। पर्टिकुलर कोई रीजन चाहिए और प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, इवन कोर्ट से परमिशन चाहिए होती है, तब जाके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है और रीजन चाहिए होते हैं पर्टिकुलर। अगर एमटीपी की बात करें तो इसके साथ एक और टर्म जुड़ के आता है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चैप्टर में। क्या था एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस के अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो एम्ब्रियो है वो जिस फ्लूइड से घिरा हुआ है उसका नाम क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड। एम्ब्रियो एक कैविटी में प्रेजेंट होता है जिस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। उस कैविटी के अंदर से वो फ्लूइड निकाला जाता है। उस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम मेकअप बिल्कुल कैसा होता है दिखने में? एम्ब्रियो की तरह। तो आप क्या कर सकते हो, उस क्रोमोसोम मेकअप को स्टडी करके पता कर सकते हो कि उसके अंदर एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम है या फिर एक्स वाई टाइप के। एक्स एक्स टाइप का होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फीटस जो है फीमेल है, और एक्स वाई टाइप का होगा तो पता चल जाएगा कि ये मेल है। तो एमनियोसेंटेसिस एक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इलीगल है, आप जानते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल। तो क्यों इलीगल है मैंने वहां पे भी बताया था। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी एमटीपी के साथ बहुत है इसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज किस तरीके से किया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया, और सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद जब पता चला कि फीटस जो है वो फीमेल है तो मेडिकल टर्मिनेशन करा दिया गया, ठीक है। दैट मेडिकल टर्मिनेशन इज इलीगल, ठीक है। वो आप नहीं कर सकते हो। सेक्स डिटर्मिनेशन करा के मेडिकल टर्मिनेशन आप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ द फीटस नहीं कर सकते, ठीक है। वो इलीगल है। तो एमनियोसेंटेसिस से क्या बढ़ गए थे? इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड्स, ठीक है। तो फीमेल फीटिसाइड्स जो है वो बढ़ गए थे। तो इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड्स एमनियोसेंटेसिस के बाद। अब क्या है, एमटीपी लीगल भी हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है कुछ कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ टेस्ट कराए गए, कुछ टेस्ट कराने के बाद पता चला जो फीटस है वो सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर कोई मेडिकल इश्यूज है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि आगे जाने, या तो हो सकता है कि ये फीटस पूरा डेवलप ही ना कर पाए, या डेवलप करे भी तो जिंदा ना रह पाए ज्यादा दिन तक, या फिर बहुत बड़े इशू है कोई ना कोई फीटस की बॉडी के अंदर और वो डिटेक्ट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी की स्टेज पे, तो प्रॉपर परमिशन के साथ, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगल, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब लीगल होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल होती है सिर्फ कुछ कंडीशंस के साथ, जब तक कोई ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट लिख के नहीं देगा, कोई डॉक्टर लिख के नहीं देगा, और फिर आपको प्रॉपर कोर्ट से परमिशंस भी लेनी होती है, तभी हो सकता है, अदरवाइज ये इलीगल है, ठीक है। तो एमटीपी में आपको पता होना चाहिए कि एमटीपी की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है। ये इंटेंशनल है, याद रखना, ये इंटेंशनल है, ठीक है। मिस गैरेज काउंट नहीं होते हैं इसके अंदर, मिस गैरेज जो है वो नहीं होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर इंटेंशनली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा रहा है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंड्यूस एबॉर्शन भी को बोलते हैं। कब तक ये फ्री, कब तक सेफ रहता है, कब तक नहीं रहेगा, और एमनियोसेंटेसिस का क्या रिलेशन है एमटीपी के साथ, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब एमटीपी बहुत छोटा सा टॉपिक था, एमटीपी हो गया। अब हम करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एसटीडी के बारे में। सो अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एसटीडीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एसटीडीज की फुल फॉर्म सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और भी कुछ नाम है इसके, क्या क्या नाम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वीडी भी बोलते हैं इनको, वीडी वेनरल डिसीज, इनको वेनरल डिसीज भी बोलते हैं, या फिर आरटीआई। आरटीआई क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई भी इन्हीं को कहते हैं, वीडी भी इन्हीं को कहते हैं, और एसटीडी भी यही है। तो इन तीनों में से किसी की भी शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, वीडी वेनरल डिसीजेस, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये तीनों सेम ही चीज है। इनकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर द डिसीजेस और इन्फेक्शंस व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये वो डिसीजेस हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा किसी और मेथड से ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। और भी मेथड से ट्रांसफर होने के, लेकिन ये डिसीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो ट्रांसफर हो ही जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एड्स की या हेपेटाइटिस बी की, ठीक है, एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी, तो ये जो डिसीजेस हैं दो, ठीक है, इन दोनों डिसीजेस के अंदर क्या होता है? इन दोनों डिसीजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलती है। ये निडल, इन्फेक्टेड निडल्स यूज करने से, या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, या फिर किसी और बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकती हैं डिसीजेस, ठीक है। तो एड्स जैसी डिसीज, तो जरूरी नहीं है कि ये डिसीजेस सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैले, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलती हैं, इसी वजह से इनको हम एसटीडीज
बीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काउंट करते हैं, ठीक है। सो डिसीजेज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये पता होना चाहिए। उसके बाद इन सब डिसीजेस के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं इनके, जनरली क्या रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या रिप्रोडक्टिव रीजन में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग, स्लाइट पेन इन जेनाइटल रीजन, ठीक है। जेनाइटल रीजन जो है, रिप्रोडक्टिव रीजन जो है, उनके अंदर स्लाइटली पेन हो सकता है इनिशियल एज एन इनिशियल सिम्टम्स, हो सकता है स्वेलिंग आ जाए, हो सकता है इचिंग या रेडनेस आ जाए, हो सकता है फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाए, और ये फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है पस हो सकता है कोई फ्लूइड हो। तो ऐसा फ्लूइड डिस्चार्ज जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, तो कोई भी ऐसा फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग होना, स्वेलिंग होना या स्लाइट पेन होना, एबनॉर्मल, ये सारी चीजें ये अर्ली सिम्टम हो सकते हैं किसी भी एसटीडी के, ठीक है। अब अगर इन सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए, ठीक है, अगर इन सिम्टम्स को सीरियसली ना लिया जाए और ये डिसीज बढ़ जाए, तो सीरियस केसेस के अंदर क्या हो सकता है, सीवियर केसेस के अंदर पीआईडी नाम की एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। पीआईडी की फुल फॉर्म क्या है, पीआईडी की फुल फॉर्म है पेल्विक पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीजेस। मतलब ये पेल्विक रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले रीजन पे क्या कर सकता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सेल्स की स्वेलिंग और सेल्स की क्विलिंग, ठीक है। सेल्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, वहाँ पे जो है सेल्स की कंडीशन जो है बहुत खराब हो जाएगी हमारे टिश्यू की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टिश्यू की, तो पीआईडी उस कंडीशन को कहते हैं। ये हो सकता है। दूसरे जो फीमेल्स में केसेस दिख सकते हैं, क्या हो सकता है, मिसकैरेज, तो मिसकैरेज हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, मिसकैरेज का मतलब क्या है कि पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाए, नेचुरल टर्मिनेशन अपने आप हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मिसकैरेज बोलेंगे उसको। उसके अलावा स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई लेकिन जो जो बेबी था वो डेड डेड आया है, ठीक है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो स्टिल बर्थ बोलते हैं उसे। तो उसके अलावा और सीवियर केसेस के अंदर कैंसर जैसे डिसीज भी हो सकती हैं अगर अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर किया गया तो, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं और उनको इग्नोर करने पे क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं वो, ठीक है, वो पता होना चाहिए हमें। उसके अलावा अगर बात करूं मैं डिसीजेस की, तो कॉमन कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो कि हमें पढ़नी है, ठीक है, कॉमन कौन कौन सी डिसीजेस हैं और वो उनको करने वाले कौन से पैथोजन है, ठीक है, या फिर उनको फैलाने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो डिसीज की बात करें तो सबसे पहली डिसीज एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म है। एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, याद रखना है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है एचआईवी की फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जेनाइटल हर्प्स। जेनाइटल हर्प्स की बात करें तो ये भी एक वायरस से होता है जिसका नाम है हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी भी बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस। उसके अलावा जेनाइटल बॉट्स भी एक वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी बोलते हैं हम इसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, याद रखना है। जो जो चीजें बोल रहा हूँ, जो चीजें लिखी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये 3 वायरस से होने वाली आपको डिसीजेस पता चल रही हैं विच आर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। इसके अलावा डिसीजेस, इसके अलावा एक और हो सकती है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सी हो सकती है यहाँ पे, तो अलग से लिख लेना, हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस बी कॉज करता है एचबीवी। एचबीवी क्या है भाई, हेपेटाइटिस बी वायरस, सिंपल, एचबीवी इज हेपेटाइटिस बी वायरस। तो वायरस से होने वाली हमने 4 एसटीडीज के बारे में देखा, कौन सी, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। उसके अलावा बात करें जेनाइटल हर्प्स होती है हर्प सिंप्लेक्स वायरस। थर्ड बात करें तो जेनाइटल वॉट्स जो कि होती है किससे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फोर्थ वन इज गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया जो है ये वायरस से नहीं हो रही है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से हो रही है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरे, ठीक है। तो याद रखना है ये बैक्टीरिया है, इट्स अ बैक्टीरिया, भी लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको पता चले कि ये बैक्टीरिया है। देन बैक्टीरिया से होने वाला एक और डिसऑर्डर या डिसीज जिसका नाम है सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम भी क्या है, बैक्टीरिया है। तीसरी क्लमाइडियासिस, ठीक है, तीसरी क्या है डिसीज जो हमें पढ़नी है, क्लमाइडियासिस, ये भी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, सो इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। ट्रैकोमोनियासिस हमें 7th डिसीज पढ़नी है, ये जो है ये हो रही है एक प्रोटोजोन से, किससे हो रही है, प्रोटोजोन से जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, सो इट्स एन प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन का मतलब प्रोटेस्टा का मेंबर है, ठीक है, प्रोटेस्टा किंगडम का मेंबर है हमारा, तो प्रोटोजोन। उसके अलावा वेजिनाइटिस की बात करें तो क्या होगा इसके अंदर, वेजिनाइटिस के अंदर, वेजिनाइटिस है, सो वेजिनाइटिस के अंदर क्या होगा, ये एक यीस्ट से हो रही है, ठीक है, फंगस से हो रही है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस, क्या नाम है, कैंडिडा एल्बिकेंस, तो एक यीस्ट से हो रही है,
ठीक है। सो कैंडिडा अल्बिकेंस से हो रही है वेजिनाइटिस। इसमें से आपको याद कितनी रखनी है, आपके नोट्स में सारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर एंट्रेंस के अंदर इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, ये इसके अंदर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, या ए और बी कॉलम देके आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा डिसीज का क्या है। तो जनरली आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? क्योंकि जब ट्राइकोमोनास वेजिनालिस लिखा होता है तो वेजिनाइटिस से जनरली बच्चे उसको मैच करा देते हैं, और ऑप्शन होते भी है बहुत सारे जो इससे मैच कराएगा। ठीक है, तो इन सब में कंफ्यूज हो जाते हो। आपको सीबीएसई लेवल के लिए क्या कितने याद रखने हैं और किन किन के आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। हेपेटाइटिस बी के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स, गोनोरिया, सिफिलिस। नीचे के तीन आप बेशक ही याद मत रखो बहुत ज्यादा, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि ये होती हैं एक टाइप की एसटीडी, और कौन सी बैक्टीरिया से, कौन सी प्रोटोजोन से और कौन सी यीस्ट से होती है। मोस्ट कॉमनली जिन पे क्वेश्चन आता है वो कौन से हैं? हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड गोनोरिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो ये सारी डिसीजेज हैं विच आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, इस वजह से इसका नाम है एसटीडीज। ठीक है, इनमें से जो दो है हेपेटाइटिस बी और एड्स। ठीक है, एड्स जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है, हेपेटाइटिस बी जो है वो हमारे लिवर पे अटैक करती है। ठीक है, एड्स जो है, ये जो एड्स डिसऑर्डर है ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर हमारा चैप्टर है आगे जाके, उसमें अच्छे से डिटेल में हमें पढ़ना है। तो बस आपको भी यहाँ पे इतना ही पता होना चाहिए कि एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है, हेपेटाइटिस बी हमारे लिवर पे इफेक्ट डालेगी और लिवर को खराब करेगी। ठीक है, और ये दोनों ही डिसऑर्डर सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैल ही सकते हैं, ट्रांसमिट हो ही सकते हैं, इसी वजह से एसटीडी में काउंट होते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे भी फैल सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड निडल से। ठीक है, और भी और किसी और फ्लूइड ट्रांसमिशन से भी फैल सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों डिसऑर्डर्स कैसे फैल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में से कौन कौन सी डिसीजेज ऐसी हैं, कौन कौन सी डिसीजेज ऐसी हैं जो कि एक बार हो जाए तो कंप्लीटली क्योर नहीं होती, एक बार हो जाए तो कंप्लीटली क्योर नहीं होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी डिसीजेज हैं, तो याद रखना है, एड्स, जेनाइटल हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। आप ध्यान देना इस बात को, कंप्लीटली क्योरेबल का मतलब ये नहीं होता है कि अगर ठीक नहीं हो रही है तो इंसान मरेगा ही मरेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली क्योरेबल का, इनक्योरेबल का मतलब क्या होगा कि एक बार हो गई तो ठीक नहीं होंगे इसके सिम्टम्स, बार बार सिम्टम्स आते रहेंगे। ठीक है, कि बार बार सिम्टम्स आते रहेंगे। एड्स का तो एक एक्सेप्शन ही केस है, अलग ही केस है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन मैं आपको बाकी की बात बता रहा हूँ, जैसे जेनाइटल हर्ब्स की बात करें तो जरूरी नहीं है, सीवियर केसेस में बिल्कुल डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की, लेकिन इनक्योरेबल का मतलब ये नहीं होता है कि डेथ हो ही जाएगी इंडिविजुअल की। इनक्योरेबल का मतलब होता है सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली क्योर नहीं हो रहे हैं सिम्टम्स। ठीक है, कि इचिंग हो रही है तो इचिंग रहेगी। ठीक है, उसको सिर्फ आप दवाई दे के उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हो, बट कंप्लीटली ठीक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों ही डिसीजेस किससे होती हैं? वायरस से। ठीक है, तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में इतना टॉपिक जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज के नाम पता होना चाहिए, वेनरल डिसीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, और सीवियर केसेस के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, सीवियर केसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, पीआईडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। ठीक है, और एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या वायरस से होती है, क्या बैक्टीरिया से होती है, क्या प्रोटोजोन से होती है, या फंगस से होती है? तो आंसर इज किसी से भी हो सकती है। ठीक है, और हमने देखा कि कौन कौन सी डिसीजेज जो है वो किससे हो सकती हैं, वो वायरस से हो सकती है, कौन कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से हो सकती है, कौन सी प्रोटोजोन से, और कौन सी हमारे फंगस से या यीस्ट से हो सकती है। ठीक है, और इसमें से कौन सी इनक्योरेबल है। ठीक है, तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि यूज की जाती हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। इनफर्टिलिटी का मतलब है, इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस अ चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई कपल इनेबल है किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है वो रीजन फिजिकल हो सकता है वो रीजन फिजियोलॉजिकल हो सकता है वो रीजन इम्यूनोलॉजिकल हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है, तो उस केस को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। और उसको ट्रीट करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी हो पाए, उसको हम कहते हैं ART। ठीक है, विच इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हमें कौन कौन से टाइप की पढ़नी है, ये आपको सबसे पहली पढ़नी है हमें टेस्ट ट्यूब बेबी। सेकेंड जो पढ़नी है हमें वो पढ़नी है GIFT। थर्ड जो पढ़नी है वो पढ़नी है AI। फोर्थ जो पढ़नी है वो पढ़नी है ICSI। ठीक है, फुल फॉर्म देखते जाएंगे जब हम साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहली कवर अप करते हैं अभी, विच इज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी।
ट्यूब बेबी। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करूं तो नाम से पता चल रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी, ठीक है। इसका मतलब एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर ग्रो कराया जा रहा है किसी तरीके से एम्ब्रियो को। वो कैसे कराया जाएगा, क्या होता है वो देखते हैं अभी। पहले कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके बारे में जो कि इंटरेस्टिंग है थोड़े बहुत, कि सबसे पहली बारी फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी या इस टेक्निक का कब यूज हुआ था, 1959 के अंदर। सो 1959 के अंदर फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया, लेकिन तब ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है। मतलब ये टेक्निक का यूज सबसे पहले किया गया लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो बना वो सिर्फ 1 महीने तक या फिर 29 डेज तक ही सर्वाइव कर पाया, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है यूज तो सबसे पहले कब हुई, 1959 के अंदर इसको यूज किया गया इस टेक्निक को, लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। अब सेकेंड इज वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन, नाम पता होना चाहिए, लुइस जॉय ब्राउन। कब, 1978। 1978 में वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। और इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको बहुत सारी बुक्स के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर किस नाम से सुनोगे, दुर्गा के नाम से, लेकिन एक्चुअल नेम इज कनुप्रिया अग्रवाल। और ये भी कब, कौन से सन में, 1978, ठीक है। और क्योंकि इंडियन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर ने किया था, किसने किया था, तो दैट वाज डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए लेकिन हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कब है, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है और इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है। अब बात करते हैं कि भाई ये किया क्यों गया, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इनफर्टिलिटी। ऑब्वियसली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है तो इनफर्टिलिटी की वजह से ही टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज किया गया, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक का यूज किया गया होगा। तो क्यों करना पड़ा इससे, ये इसलिए करना पड़ा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। तो अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है किसी तरीके की, तो खुद सोचो अगर ब्लॉकेज होगी तो जो फेलोपियन ट्यूब है, एग वहां से आगे नहीं जा पाएगा और सीमेन अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब दोनों मीट नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से बैरियर, फिजिकल बैरियर अपने आप क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू टू ब्लॉकेज, ठीक है। और ये ब्लॉकेज किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से हो सकता है, किसी स्टोन की वजह से हो जाए, हो सकता है किसी ट्यूमर की वजह से, किसी सिस्ट की वजह से, या फिर कभी कभी डिप्रेशन की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो कोई भी रीजन हो सकता है इस ट्यूब के ब्लॉक होने का, ठीक है। और क्यों हो सकती है ये ब्लॉक, हो सकता है कुछ हार्मोनल रीजन हो सकता है कोई डिसीज रीजन हो, कोई पैथोजन एंटर कर गया हो, किसी भी तरीके का रीजन हो सकता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ये आपको दिख रहा है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती और इनफर्टिलिटी आ जाती है ऐसे केस के अंदर। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो कि किया भी गया था। आप देखते हैं इसमें करते क्या है, ठीक है। इसमें एग इज टेकन आउट, एग को फीमेल बॉडी से बाहर निकाला, फेलोपियन ट्यूब में नहीं रहने दिया, बाहर निकाल लिया फेलोपियन ट्यूब से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग वहां पे रहता भी तो वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुई भी है, वो सीमेन के कांटेक्ट में वैसे भी नहीं आने वाला था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराई गई, फर्टिलाइजेशन अंडर अंडर इन विट्रो कंडीशंस, ठीक है। तो क्या कराया गया, फर्टिलाइजेशन कराई गई, कैसी कंडीशंस के अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो, ये आपको पता होना चाहिए। इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशन, या इसको आप कह सकते हो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो अगर फर्टिलाइजेशन कहां कराई जा रही है, बॉडी के बाहर। मतलब क्या किया, फीमेल की बॉडी से एग निकाल लिया, ठीक है। और क्या किया, मेल की बॉडी से सीमेन कलेक्ट कर लिया, दोनों को आपने लैब कंडीशंस के अंदर लैब कंडीशंस के अंदर बिल्कुल वही कंडीशन प्रोवाइड करी, वही टेम्परेचर प्रोवाइड करा, वही पीएच प्रोवाइड करा जो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एम्पिलोरी इस्केमिक जंक्शन पे, फर्टिलाइजेशन के लिए जो जरूरी है। तो आपने बेशक की बॉडी से बाहर कराई फर्टिलाइजेशन, लेकिन कंडीशंस वही सेम रखने की कोशिश करी है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर मिलती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कराई अंडर इन विट्रो कंडीशंस, ठीक है। इन विट्रो आपने क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराई, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। और फिर जाइगोट डिवाइड करना शुरू होता है और क्या बनाता है, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो आपको पता होना चाहिए कि जाइगोट भी कहां बन रहा है, इन विट्रो कंडीशन, मतलब लैब कंडीशंस के अंदर आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है वो भी कहां बन रहा है, आउटसाइड द बॉडी। अब एम्ब्रियो जो बन चुका है, ठीक है, जो एम्ब्रियो बॉडी के बाहर बन चुका है, अब इसको कहां ट्रांसफर करना है आपको, फीमेल बॉडी के अंदर।
तो उसको हम कहते हैं ईटी। क्या बोलते हैं? ईटी। ईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईटी की फुल फॉर्म होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आपने फीमेल बॉडी के बाहर एम्ब्रियो बना तो लिया, अब इस एम्ब्रियो को आपको कहां ट्रांसफर करना है? फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फीमेल बॉडी के अंदर इस एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर, विच इज ईटी। ठीक है, तो ईटी की शॉर्ट फॉर्म देके पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं जरा, ईटी को थोड़ा सा और हम इलैबोरेट कर सकते हैं। कैसे? ईटी को देखो जरा, एम्ब्रियो ट्रांसफर किस जगह से होगा, किस जगह से होगा ये समझने वाली बात है, डिपेंडिंग अपॉन कि एम्ब्रियो के अंदर कितने सेल बन चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो बन रहा है और अभी एम्ब्रियो के अंदर कितने सेल स्टेज हैं? अप टू 8 सेल स्टेज। अगर एम्ब्रियो के अंदर अभी सिर्फ 8 सेल बने, मतलब एम्ब्रियो का साइज अभी छोटा है, अभी एम्ब्रियो का साइज बहुत बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस केस के अंदर? आप इस केस के अंदर ZIFT कर सकते हो। ZIFT की फुल फॉर्म क्या है? ZIFT की फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, इस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ये अभी इसका साइज छोटा है और आपने अर्ली स्टेज के अंदर ही एक्चुअल में इंजेक्ट कर दिया फीमेल बॉडी के अंदर, ट्रांसफर कर दिया, तो किधर ट्रांसफर कर सकते हो? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर इस एम्ब्रियो का साइज बड़ा हो चुका है, मतलब अप टू 32 सेल स्टेज, अगर 32 सेल स्टेज तक बन चुका है तो अब इसका साइज बड़ा हो चुका है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है जिसका ल्यूमेन फिक्स है। ठीक है, तो अब इसका डायमीटर या इस एम्ब्रियो का साइज जो है बड़ा हो चुका है, तो इसको आपको किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा? इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा यूटरस के अंदर, जिसको हम कहते हैं आईयूटी। आईयूटी का मतलब क्या होता है? आईयूटी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब यूटरस के अंदर ट्रांसफर कर दिया एम्ब्रियो को। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब 8 सेल स्टेज पे आपने फर्टिलाइजेशन कराने के बाद किसमें ट्रांसफर कर दिया? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब फिर से सुनो जरा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक टेक्नोलॉजी हमने, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हमने जो सबसे पहली पढ़ी वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, उसके अंदर करना क्यों पड़ता है टेस्ट ट्यूब बेबी? जब फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या करते हैं हम? फीमेल में से एग जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एग को बाहर निकाला, सीमेन कलेक्ट किया मेल से, दोनों को हमने इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी से, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराई। ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर कराई, तो इसका मतलब क्या मैंने कंडीशन दी फीमेल बॉडी वाली या नहीं? तो बिल्कुल कोशिश करी कि बिल्कुल सेम वैसी कंडीशन मिल पाए जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने बाहर वो कंडीशन प्रोवाइड करी जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है, फर्टिलाइजेशन कराई, फर्टिलाइजेशन होगा एग और स्पर्म का, तो ऑब्वियसली जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू होगा, एम्ब्रियो बना देगा। अब इस एम्ब्रियो को मेरे को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है इस कंडीशन के अंदर, याद रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता कि पूरी 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या करना है एट द एंड? आपने इसका नाम क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी? क्योंकि फर्टिलाइजेशन और इनिशियल कुछ ग्रोथ, ठीक है, एम्ब्रियो की इनिशियल कुछ सेल्स की ग्रोथ आपने कहां कराई है? लैब कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसी वजह से इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल की बॉडी में नॉर्मली होगी। आपने क्या किया? अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है आपको फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से। अगर एम्ब्रियो का साइज छोटा है, मतलब 8 सेल स्टेज तक है, तो आप इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे आगे? क्या होगा देखो, आपने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, अपने आप वो ग्रो करेगा वहां पे, फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया प्रेजेंट है वो उसको यूट्रस में ढकेल देगा, एट द एंड जाके यूट्रस में इंप्लांटेशन हो जाएगा। इंप्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई। आपने सिर्फ इस केस के अंदर क्या किया? जो फर्टिलाइजेशन किया वो बॉडी से बाहर किया और इनिशियल कुछ ग्रोथ कहां करा दी? बॉडी से बाहर। ठीक है, क्यों कराया? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब अप टू 32 सेल स्टेज, अगर आपने क्या किया पहले, तो अगर कम साइज छोटा था तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, और अगर साइज बड़ा हो गया, मतलब अगर 32 सेल स्टेज तक ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर सकते हो आप? यूट्रस के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर दो, अपने आप इंप्लांट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंप्लांट होगा, जैसे ही इंप्लांट हो जाएगा उसको हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंप्लांट होने के बाद प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कैसे इनफर्टिलिटी को इसने रोका ये पता चला। कब यूज करते हैं? ठीक है, कब यूज करेंगे ये पता चला। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कब हुआ? ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं था हमें पता है। फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? और इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा ZIFT। ZIFT क्या था? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो कि एक टाइप का एम्ब्रियो ट्रांसफर था। ठीक है, GIFT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? GIFT की फुल फॉर्म होती है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होती है? GIFT। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे IVF जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की जगह IVF भी लिखा हो सकता है। GIFT की बात करें तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से ही पता चल रहा है हम गैमेट ट्रांसफर करने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इस केस के अंदर क्या होता है? ये भी फीमेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। कौन सी फीमेल्स के अंदर? उनके अंदर हु कैन नॉट
प्रोड्यूस ओवम। ये उन फीमेल्स में होता है जिनके अंदर एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। तो बहुत ही सीवियर इनफर्टिलिटी है ये। भाई फीमेल जो है वो गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है। तो अगर फीमेल गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो चांस ही नहीं है भाई फर्टिलाइजेशन होने का, और कोई चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी अचीव होने का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जीआईएफटी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। क्या है ये टेक्निक, हम देखते हैं। फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम लेकिन बट कैन प्रोवाइड conditions for fertilization एंड इम्प्लांटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मतलब इसका, क्या मतलब है, फीमेल जो कि एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन वो कंडीशन प्रोवाइड कर पा रही है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब उसका बाकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अगर उसकी बॉडी में एग प्रोड्यूस हो जाए तो एम्पुलर इस्कीमिक जंक्शन पे वो अच्छी कंडीशन भी प्रेजेंट है जिसमें फर्टिलाइजेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन के लिए उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिल्कुल ठीक है इस फीमेल का, और इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस भी बिल्कुल ठीक है, यूट्रस की थिकनेस ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो सकता है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन एग चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या किया सबसे पहले आप करते हो, क्या, एग एग इज कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर फीमेल। आपने किसी दूसरी फीमेल का एग लिया जो कि अपना एग डोनेट करने के लिए तैयार है, उसको हमने क्या बोला, डोनर फीमेल, ठीक है। इस डोनर फीमेल ने एग दिया, तो और आपने उस एग को कलेक्ट किया। सेकंड क्या करते हो, दिस एग इज ट्रांसफर्ड टू द fallopian tube of the infertile female। आपने क्या किया, आपने ये जो एग कलेक्ट किया था डोनर फीमेल से, इसको ट्रांसफर कर दिया इनफर्टाइल फीमेल के अंदर। तो उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया आपने, बाकी कंडीशन सारी नेचुरल होगी। आपने उस फीमेल में एग को ट्रांसफर कर दिया, अब उसकी बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन जब भी होगा और वो सीमेन इस एग के कांटेक्ट में आएगा, तो इस फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशंस हैं बिल्कुल ठीक, तो फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी। उसके बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हो सकता है, इम्प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि इसका यूट्रस भी बिल्कुल ठीक है, वहां भी कोई इश्यू नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। अब जो फीमेल एग ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसके अंदर क्या कर सकते हो, जीआईएफटी कर सकते हो। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या चाहिए था, फीमेल का एग चाहिए था ना, लेकिन ये तो एग ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डोनर फीमेल से एग लेते हैं, उस एग को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक्चुअल मदर तो यही फीमेल होगी जो इनफर्टाइल थी, ठीक है। मतलब जो चाइल्ड आएगा, ठीक है, जो बनेगा एम्ब्रियो, उसकी एक्चुअल मदर तो यही है, न्यूट्रिशन इसी की बॉडी से ले रहा है, इसी की बॉडी को यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मदर कौन होगी, जेनेटिक मदर ये डोनर फीमेल होगी। जेनेटिक मदर का मतलब है जो जीन्स हैं वो किस फीमेल के होंगे, वो उस फीमेल के होंगे ना जिसने एग डोनेट किया है, ठीक है। लेकिन उस चाइल्ड पे पूरा हक जो है वो किसका है, वो इस फीमेल का है, ठीक है। क्योंकि जीआईएफटी करा इसी वजह से जाता है ताकि इसकी इनफर्टिलिटी क्या हो पाए, ठीक हो पाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जीआईएफटी का केस क्या होता है। जीआईएफटी विच इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, नाम से पता चल रहा है गैमेट को ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और कौन से गैमेट को किया है, एग को किया है, ठीक है, किससे, एक डोनर फीमेल से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नाम से पता चल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमेन का ट्रांसफर करना, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड का ट्रांसफर होना, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा। और ये प्रोसेस कैसे करा दी जाए, आर्टिफिशियली करा दी जाए। पहली बात तो ये होता कब है, ये तब होता है जब मेल पार्टनर के अंदर एक कंडीशन देखे जिसको हम कहते हैं ओलिगो स्पर्मिया, या ओलिगोस्पर्मी भी बोलते हैं इसको। ओलिगोस्पर्मिया को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लो स्पर्म काउंट। अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट कम है तो क्या होता है भाई, एक्चुअल में हमें पता है कि 200 टू 300 मिलियन प्लस स्पर्म्स एक इजैकुलेशन के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, इजैकुलेट होते हैं। और इतने सारे स्पर्म्स की जरूरत भी होती है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसेमिनेट होने के बाद, एंटर करने के बाद बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, लॉस्ट हो जाते हैं बहुत सारे, और कुछ ही स्पर्म्स हैं जो कि पहुंच पाते हैं, और उतने स्पर्म्स चाहिए ही फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, थोड़े बहुत स्पर्म्स होने चाहिए। अब क्या होगा, अगर ऑलरेडी स्पर्म काउंट क्या है, बहुत कम है, ठीक है, तो लॉस वगैरह होने के बाद, स्पर्म्स की डेथ होने के बाद जो एग तक स्पर्म पहुंचेंगे वो और भी कम पहुंचेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ओलिगोस्पर्मिया या लो स्पर्म काउंट के केसेस में भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। और इस इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट या क्योर कर सकते हो आप इसको क्योर कर सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या किया जाएगा, जो जो भी मेल है जिसमें ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब एक इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट बहुत कम आ रहा है, ठीक है, उसके 2-3 इजैकुलेशन के स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। 2-3 इजैकुलेशन के स्पर्म्स को कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उस स्पर्म को 2-3 इजैकुलेशन के स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या कर देंगे हम, इंजेक्ट कर देंगे आर्टिफिशियली, ठीक है। अब क्या होगा,
2-3 इजैकुलेशन के स्पर्म को कलेक्ट कर दिया तो स्पर्म काउंट अपने आप ही आर्टिफिशियली क्या हो चुका है, अब ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और अब वो इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म पहुंचेंगे एग तक, ठीक है, और अच्छा काउंट पहुंचेगा स्पर्म का और फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये बहुत ज्यादा दिखता है आपको काउस और बफेलोस के केस में, उसमें हम यही करते हैं, फीमेल्स को प्रेग्नेंट करने के लिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, ठीक है। एक मेल जो है, जो डोमिनेंट मेल है, उसको चूज कर लिया जाता है, उसी का स्पर्म कलेक्ट करके सारी फीमेल्स को क्या कर देते हैं, सारी फीमेल्स को हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है और क्यों होता है। तो मेल पार्टनर अगर उसके अंदर अगर ओलिगोस्पर्मिया है, लो स्पर्म काउंट है, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सकता है, ठीक है। सो द फोर्थ वन जो कि हमें पढ़ना है, पहली बात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक और नाम देख लो जरा, IUI, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंट्रा यूटेराइन यूटेराइन इंसेमिनेशन। यूट्रस के अंदर क्या कर दिया, इंसेमिनेशन कर दिया, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहलाता है ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आईयूआई की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना शॉर्ट फॉर्म्स, और एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। सो थर्ड वन, लास्ट वन जो कि हमारा फोर्थ है, वो हमें पढ़ना है ICSI, ठीक है, विच इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI को बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है नाम से, अपने स्पर्म को इंजेक्ट करना है साइटोप्लाज्म के अंदर। पहली बात, ये होता कब है, ये तब होगा जब स्पर्म जो है फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे एग को, मतलब स्पर्म काउंट बेशक ही ठीक है, स्पर्म काउंट लो होगा तब भी ये प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर स्पर्म काउंट ठीक भी है और स्पर्म किसी तरीके से सोना पेलुसिडा को तोड़ के एंटर नहीं कर पा रहा है अंदर, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही किसी भी रीजन की वजह से, तो या किसी भी ऐसे रीजन की वजह से जो कि स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, एंटर नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एग बाहर निकालोगे फीमेल बॉडी से आपने एग को या ओवम को बाहर निकाला, और आपने क्या किया, मेल पार्टनर से स्पर्म को बाहर निकाला, मतलब स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, और डायरेक्टली उस स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया कहां, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके, एग के। तो आपने एग के साइटोप्लाज्म में या ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, किसके न्यूक्लियस को, स्पर्म के न्यूक्लियस को या स्पर्म को, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, फिर इसके बाद फिर से एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हो। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है, फिर से वही, अगर 8 सेल स्टेज तक है तो ZIFT, और 32 सेल स्टेज तक है तो आपका क्या कर सकते हो आप, ZIFT के बाद 32 सेल स्टेज तक है तो आप कर सकते हो उसमें यूट्राइन ट्रांसफर, डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो जाइगोट में डाल सकते हो, यूट्रस में कर सकते हो, लेकिन इनिशियल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपने बॉडी से बाहर निकाला एग को, स्पर्म को बाहर निकाला, और दोनों, और जो स्पर्म है उसको इंजेक्ट कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर। दोनों में फर्क समझो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में फर्क समझो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपने साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट नहीं किया था, आपने सिर्फ क्या किया था, एग को ट्रीट कर दिया था स्पर्म से, बाकी स्पर्म ने अपने आप एंटर कर लिया किसके अंदर, एग के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने स्पर्म के न्यूक्लियस को सिरिंज का यूज करके, निडल्स का यूज करके डायरेक्टली इंजेक्ट किया किसके अंदर, एग के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों में होपफुली आपको फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपने ट्रीट कर दिया था, बॉडी से बाहर निकाल के सिर्फ ट्रीट किया था, इंजेक्ट नहीं किया था अंदर, लेकिन यहाँ पे आपने अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जैसा पता भी चल रहा है, हम सेलुलर लेवल के ऊपर, सेल के लेवल के ऊपर इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर। तो ये टेक्निक जो है बहुत ज्यादा प्रिसीजन मांगती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं जनरली ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये थोड़ी महंगी होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, कुछ को छोड़ के। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात करूं, जो विच इज IVF, ठीक है, ICSI की बात करूं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इनकी बात करूं तो ये बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। मतलब इनको कराने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, सस्ते सस्ती टेक्नोलॉजीज नहीं है ये, ठीक है। और आजकल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये IVF सेंटर्स, आपने बहुत जगह पे देखे होंगे IVF सेंटर्स। तो IVF सेंटर मतलब आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज करके इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है, ठीक है। IVF की फुल फॉर्म यही होती है, क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करके, तो किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी हो वो क्योरेबल है, इन सारी टेक्नोलॉजीज, इन सब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज का यूज करके, ठीक है। तो हमने जिन जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा उन सबकी शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, देन GIFT क्यों किया गया, किस किस केस के अंदर किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो कि सेम ही है, देन ICSI, ठीक है, विच इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो हमने जब ART खत्म कर दिया, ART कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर